गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे आप सब अच्छे हो ना। आप सबका हिंदी क्लास में बहुत बहुत स्वागत। मैं तारकशी गुजर आपका स्वागत करती हूँ। और आज हम क्लास में सबसे पहले ये नहीं सीखेंगे, क्या पाठ या लेसन कोई नहीं सीखेंगे। सबसे पहले हम कहानी सुनेंगे। कहानी सुनने के बाद उस कहानी को नाम आपको देना है, ठीक है। कहानी के सुनकर सबकी नींद चली गई ना, अच्छी बात है। अगर सोए हुए ना तो वो भी जग जाएंगे, क्या क्यों हम कहानी सुनने वाले। कहानी सबको अच्छी लगती है। तो कहानी ये है कि एक राजा था। कौन था? राजा। और वो राजा अभी बूढ़ा हो चुका था। उसको लगा कि मेरे जाने के बाद इस राज्य के राजा कौन होगा। और उसको 4 लड़कियां थी। बड़ी वाली लड़की, उससे छोटी वाली लड़की, फिर तीसरी लड़की और फिर चौथी लड़की। ये चारों लड़कियां थी। इनमें से कौन राजा बनेगा या फिर कौन उत्तराधिकारी बनेगा मेरे जाने के बाद। फिर उन्होंने सोचा कि वो सोच रहा था कि इनमें से कौन अच्छा होगा। तो उसने कुछ उपाय सोच के रखा और उसने इस चारों को बुलाया। चारों को बुलाने के बाद उसने कहा कि बेटिया, मैं आप सबको अभी 100 दाने गेहूँ की देता हूँ। किसकी देता हूँ? गेहूँ की। और आपको यही दाने मुझे 5 साल के बाद वापस करना है। किसके नाते दे रहा था वो? गेहूँ के। और ये 5 साल के बाद उसे राजा को फिर से वापस देने हैं। अभी ये लड़कियां चारों की चारों सोचने लगी, इन दानों को क्या किया जाए, क्या किया जाए। अभी बड़ी बेटी ने सोचा, अभी 5 साल के बाद मांगेंगे, मैं इतने दिन तक कैसे संभालूंगी। तो उसने क्या किया, अगर 5 साल के बाद पिताजी को याद भी नहीं रहेगा इन दानों के बारे में। अगर रहा तो भी मैं गेहूं के भंडार होते हैं ना, जहाँ पे हम अनाज रखते हैं, ऐसे कोठे में से लाके दे दूंगी। इसके लिए उसने जो दाने दिए थे वो फेंक दिए। अभी दूसरी लड़की ने क्या सोचा, अरे हाँ, पिताजी ने दाने दिए हैं तो उसको संभालने के लिए कहा है ना, तो संभालना है। तो उसने क्या किया, इस मखमल के कापड़ लिया, उसमें दाने रखे और एक संदूक सी, मतलब एक बॉक्स में वो दाने अच्छे से संभाल के रख दी, ठीक है। अभी ये छोटी वाली थी, चौथी वाली लड़की छोटी थी। उसने क्या किया, अभी ये दाने तो उसको बहुत अच्छे लगते थे। अभी उसने इसकी समझ नहीं थी इतने कि दाने के क्या करने के। उसने क्या किया, दाने भुनवाए और खा डाले। ओह, लेकिन इन चारों में जब तीसरी लड़की थी, उसने बहुत सोचा, दाने अपने पिताजी ने तो ऐसे दिए नहीं होंगे, कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर होगा। क्या मकसद हो सकता है? फिर वो सोचती रही। और जहाँ पे वो कमरे में रहती थी, उसके बाहर खिड़की में देखा तो उसे बहुत सारी जगह नजर आई, खाली जगह, खेती जैसी। फिर उसने क्या किया कि उस खेती में वो दाने को बो दिए। अगर पहले साल 100 दाने बोए हैं तो उसके बहुत सारे दाने आएंगे। तो फिर वो फिर से वो बोने लगी। क्या करने लगी, जैसे जैसे 6 महीने में आना जाता फिर उसको बोती, 6 महीने में आना जाता, साल भर में आता, फिर उनको बोते बोते उसके पास कई गुना दाने बढ़ गए, ठीक है। तो अभी राजा जो था, राजा ने क्या किया, 5 साल के बाद वो इन चारों को बुलाया। चारों को बुलाने के बाद एक को पूछने लगा कि तुमने दाने का क्या किया। अभी एक बड़ी वाली तो बोले, मुझे याद नहीं, मुझे पता नहीं, ऐसे आंसर देने लगी। फिर राजा ने उसके डांट कर पूछा। फिर उसने सच्चाई बता दी कि मैंने वो दाने फेंक दिए। दूसरी लड़की को पूछा तो उसने कहा ये दाने ही। उसने वो संदूकची थी, बॉक्स थी, वो राजा को दिखाया तो वो दाने सड़ चुके थे, क्योंकि इतने दिन पैक और बंद, तो इसके कारण वो दाने कुछ काम के नहीं रहे। अभी तीसरी लड़की को पूछा तो बोले कि मैं इसका उत्तर आपको मैं कल देती हूँ, आज नहीं दूंगी। और चौथी लड़की ने कहा दिया कि मैंने वो दाने खा डाले। तो राजा बहुत निराश हो गया। इन तीनों लड़कियों ने तो इस दाने का कुछ नहीं किया। अभी पता नहीं तीसरी लड़की ने क्या किया है। राजा दूसरे दिन सुबह उसके साथ, जहाँ वो बोलती थी कि चलो मेरे साथ, तो चलो वो निकले। वो दूर खेत में गए और खेत में देखते हैं तो उन दानों को उसने बहुत दानों में बना दिया था। और ये दाने देख के बहुत गेहूँ का भंडार ही भरा रखा था 100 दानों से
उसने गेहूं का भंडार बना दिया था। तो ये देखकर राजा खुश हो गया और राजा ने सोचा कि ये तीसरी वाली जो लड़की है यही मेरी उत्तराधी बनेगी और इसी को मैं राजा बनूंगा। तो इस कहानी का नाम आपको पता है? नहीं ना पता तो आपके ही पाठ्य पुस्तक में इसका नाम है वारिस कौन। तो यही पाठ हम आज देखने वाले हैं, लेकिन मैंने आपको ये पहले कहानी बता दी तो आपको समझने में आसानी जाएगी। ठीक है बच्चों, तो हम अभी जाते हैं कहानी की लेसन की तरफ। इसका नाम जो है वारिस कौन। ठीक है, आपने भी अपने किताबें खोले होंगे। तो विभा रानी की कहानी है। किसकी कहानी है? विभा रानी लेखिका है। अभी उनका जन्म जो था 1959 में मधुबनी बिहार में हुआ है। और ये जो है बहुआयामी प्रतिभा की धनी विभा रानी हिंदी और मैथिली की राष्ट्रीय स्तर की लेखिका है। अभी हिंदी और मैथिली ये भाषाएं है। हिंदी तो हम सब जानते, लेकिन मैथिली भी एक भाषा ही है। और ये जो राष्ट्रीय स्तर की मतलब बहुत सारा जो लेखन है उन्होंने दोनों भाषा में किया है। आपने कहानी, गीत, अनुवाद मतलब ट्रांसलेशन, लोक साहित्य एवं नाट्य लेखन में प्रखरता से अपनी कलम चलाई है। कलम मतलब पेन, मतलब इन सारे साहित्य उन्होंने लिखे हैं। आप समकालीन फिल्म, महिला बाल विषयों पर लोकगीत और लोक साहित्य के क्षेत्र में निरंतर काम कर रही थी। मतलब उनके बहुत सारे काम थे और वो करते थे। उनकी प्रमुख कृतियाँ कौन सी है? चल खुसरो घर अपने, मिथिली की लोक कथाएं, गोनू झा के किस्से कहानी संग्रह है, अगले जन्म में मोहे बेटियां न कीजिए नाटक बहुत प्रसिद्ध नाटक है, फेमस हुआ है, समृत कैन द्विभाषी हिंदी अंग्रेजी का अनुवाद है, और बिल टेलर की डायरी आदि संबंधी। मतलब बहुत सारे अच्छे अच्छे साहित्य विभा रानी जी ने लिखे हैं, रचे हुए। वैसे हमने गद्य संबंधी भी हम सुन लेते हैं। प्रस्तुत संवादात्मक कहानी लेखन कहानी के माध्यम से विभा रानी जी का कहना है कि हमें उत्तम फल प्राप्त करने के लिए समय और साधनों का सदुपयोग करना चाहिए। जो ऐसा करता है वही जीवन में सफल होता है। ये जो कहानी है संवादात्मक, मतलब इस कहानी में बहुत सारे संवाद है, डायलॉग्स है। जैसे हम पढ़ेंगे तो हमें समझ में आ जाएंगे। संवादात्मक कहानी जो होती है ना भूतकाल में होती है, लेकिन उसके संवाद जो होते हैं वे वर्तमान काल में होते हैं। तो कहानी अगर संवाद नहीं होगा तो वो समझ में अच्छे से नहीं आएगी। तो इसके लिए कहानी लेखन करते हुए भी अगर आपको संवाद करने की ज़रूरत आपकी कहानी में है तो ज़रूर कीजिए। हाँ, और इस कहानी से क्या बताया उन्होंने? समय और साधनों को सही सदुपयोग, सही इस्तेमाल करना चाहिए, और जो करता है ना वही जीवन में सफल होता है। अभी देखिए, आपने तो बहुत सारी बीरबल की कहानी सुनी होगी, पंचतंत्र की कहानी सुनी होगी, साथ में तेनाली रामा की कहानी सुनी होगी। तो ऐसी कहानी आपने अगर सुनी है, सोची है, तो आप मुझको वीडियो बनाकर, वॉइस वीडियो जो होती है वो भेजो, मैं ज़रूर सुनूंगी। और जिसकी अच्छी कहानी मुझे लगेगी मैं अपने ग्रुप पे या फिर मेरे चैनल में उसको ज़रूर दिखाऊंगी, या फिर उसका नाम तो भी लूँगी। ठीक है, तो इसके लिए आपका पास अगर अच्छी कहानी तैयार होती है तो मुझे आप वीडियो ज़रूर भेजना है, वॉइस वीडियो भेजना है। अभी देखिए, ये एक्टिविटी दे सकती हूँ मैं आपको, इसके बारे में और हम बात करेंगे। ठीक है, और अभी देखो वारिस कौन। अभी हम प्रश्नोत्तर की तरफ परिच्छेद क्रमांक 1 से जाएंगे। जैसे आपका वर्कबुक है वैसे, अगर किसके पास वर्कबुक नहीं है, बाहर से मिल सकता है तो ले लो। अगर वो भी नहीं होता है तो अपनी जो एक नोटबुक तो हमने लगाई है जिसमें हमें रेगुलर बुक, उसके बाद ग्रामर और लेखन क्वेश्चन है, लेकिन वर्कबुक के लिए अलग से नोटबुक लगानी है और उसमें सब लिखना है। फिर आपको क्वेश्चन भी लिखना है, परिच्छेद के 2-2 लाइन लिखने हैं, और जो सब कुछ लिखना वहाँ पे वो वर्कबुक की तरह आपको तैयार करनी है। तो पहले हम जाते हैं परिच्छेद क्रमांक 1। ओके, चलो फिर आपकी किताब खोले और वहाँ पे मैं जो पढ़ती हूँ ध्यान से देखना है। एक था राजा, उसको 4 बेटियाँ थी। राजा ने सोचा कि इन चारों में से सबसे बुद्धिमती होगी उसे ही अपना राजपाट सौंपेगा। राजपाट मतलब राजगद्दी। इसका फैसला कैसा हो?
वो सोचने लगा। लेकिन कौन सबसे बुद्धिमान है, कौन बुद्धिमती, ये उसने सोचने लगा। अंत में मतलब आखिर में उसे एक उपाय सूझ गया। उसने एक दिन चारों बेटियों को अपने पास बुलाया, सभी को गेहूं के 100 दाने दे। कितने दाने दे? 100। और कहा, इसे तुम अपने पास रखो। 5 साल बाद मैं जब इन्हें मांगूंगा तब तुम सब मुझे वापस कर देना। अभी आप देख रहे हैं कि मेरे इसमें बहुत सारे से हाइलाइट्स किए हैं या फिर किसी को गोल किया है। तो ये सारे इसके जो क्वेश्चन है ना, उसके आंसर मैंने वहाँ पे हाईलाइट किया है। तो आप भी इस तरह से आंसर ढूंढेंगे तब आप इस तरह से वहाँ पे हाइलाइट्स कीजिए या फिर राउंड कीजिए, तो आपको जल्दी से मिल जाएगा। लेकिन पहले मत कीजिए, जब आप ढूंढेंगे ना तब करना है। गेहूं के दाने लेकर चारों बहनें अपने अपने कमरे में लौट गई। बड़ी बहन ने उन दानों को खिड़की के बाहर फेंक दिया। उसको लगा कि कोई ये दाने जो मैं कितने दिन कैसे संभाल पाऊंगी, 5 साल, इससे बेहतर है मैं इसे फेंकूंगी। उसने सोचा, आज से 5 साल बाद पिताजी को गेहूं के इन दानों की याद रहेगी क्या? और जो याद भी रहा तो क्या हुआ, भंडार से लेकर दे दूंगी। देखो उसने क्या सोचा, पिताजी को शायद इन दानों की याद नहीं रहेगी, अगर रहा तो भी मैं भंडार से लेकर दे दूंगी, क्योंकि वो राजा थे और उनके पास बहुत सारे अनाज के भंडार थे, इसके लिए वहाँ से लेकर आऊंगी। दूसरी बहन ने दानों को चांदी की एक डिब्बी में डालकर उसे मखमल के थैले में बंद करके सुरक्षा से अपनी संदूकची में डाल दिया। संदूकची मतलब बॉक्स या पेटी छोटी सी, तो उसमें डाल दिया। सोचा 5 साल बाद जब पिताजी ये दाने मांगेंगे तब उन्हें वापस कर दूंगी। उसने कुछ नहीं सोचा, जैसे राजा ने कहा उनकी सलाह मान ली और वैसे ही किया। तीसरी बहन बस सोचती रही कि इसका क्या करूं। और चौथी और छोटी बहन तनिक बच्ची थी, मतलब थोड़ा, तनिक मतलब थोड़ा शरारतें करना उसे बहुत पसंद था। उसे गेहूं के भुने दाने भी बहुत पसंद थे। उसने दानों को भुनवा कर खा डाला और खेल में मग्न हो गई। और खेल में वो चले मग्न मतलब बिजी हो गई। तो यहाँ तक हमारा पहला परिच्छेद है। आपको समझ में आया होगा। पहले मैंने आपको स्टोरी बता दी है, तो बहुत आसान है, उसकी भाषा भी बहुत सिंपल है। आपको पढ़ने के 2-3 बार पढ़ने से स्टोरी आसान है। ऐसे तो समझ में आ ही गए होंगे, लेकिन प्रश्न उत्तर के लिए तो आपको पढ़ना ज़रूरी है। तो हम अभी इसके क्या देखते हैं, हमारा जो वर्कबुक है उसके परिच्छेद क्रमांक 1। तो आप अपना वर्कबुक खोलेंगे, मैं आपको दिखाती हूँ कि आपको प्रश्न उत्तर कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है बच्चों, है ना आसान, कोई डिफ़िकल्ट नहीं है, बिल्कुल भी डिफ़िकल्ट नहीं है। हाँ देखिए, अभी इस परिच्छेद क्रमांक 1, अभी पहला है पेज नंबर आपका 10, वर्कबुक का पेज नंबर 10। यहाँ पे देखो, निम्नलिखित परिच्छेद पढ़कर सूचना के अनुसार कृतियाँ कीजिए। एग्जाम में भी ऐसा ही होगा, एक बॉक्स में वो परिच्छेद दिया हुआ है। हर बार ये परिच्छेद नहीं होगा, हर बार क्या होगा, परिच्छेद क्रमांक 1 पाठ्य पुस्तक क्रमांक रहेगा और यहाँ 1, 2 इतना रहेगा और लास्ट में बीच में डैश डैश रहेगा, लास्ट में ये रहेगा। ठीक है, इस तरह से आगे मैं आपको फिर से बताऊंगी। तो आपको पहले ये हमने पढ़ा है तो आपको भी पढ़ना है। तो इसके उत्तर मैंने अपने टेक्स्ट बुक में अंडरलाइन किए या फिर हाईलाइट किए, तो वो भी हमें देखने हैं। सबसे पहले हम जाएंगे आकलन कृति। आकलन कृति के जो होती है एग्जाम में 4 अंक ले आती है और आकलन कृति के उत्तर हमेशा परिच्छेद में ही रहेंगे, वो कहीं और नहीं रहेंगे। इसके लिए आकलन कृति के प्रश्न के उत्तर इसी पैराग्राफ में हमें देखने होते हैं, ये मत भूलो। पहला क्वेश्चन है कृति नंबर 1, आकलन कृति पूर्ण कीजिए। और एग्जाम में आपको ए सब बॉक्स के साथ निकालना है और वो भी पेन से। राजा ने चारों बेटियों को बुलवाकर क्या किया, 2 बॉक्स है तो 2 आंसर होने चाहिए। यहाँ पे देखो, ये भी हम देखेंगे। इसी में से देखो, सभी को गेहूं के 100 दाने दिए। 5 साल बाद जब मैं इन्हें मांगूंगा तब तुम मुझे वापस कर देना। ये 2 पॉइंट उन दोनों बॉक्स में लिखने हैं।
अभी देखो आगे का क्वेश्चन क्या है, सही विकल्प चुनकर वाक्य फिर से लिखिए। इसे तुम अपने पास रखो, डैश साल बाद मैं इन्हें मांगूंगा। 5 साल, अभी कहा ना। गेहूं के दाने लेकर चारे बहनें अपने अपने कमरे में लौट आई। हम्म, आसान है ये, वहाँ से ये ढूंढने से आपको वहाँ ज़रूर मिल जाएंगे। इसके बाद उचित घटनाक्रम लगाकर वाक्य फिर से लिखिए। क्या करने के, ये जो 4 वाक्य है ना, वो आपको इस पैसेज में ढूंढना है। क्या करना है, इस पैसेज जो जहाँ से पैसेज चला होता है ना, उसमें ढूंढने के हैं। और ढूंढने के बाद उनको क्रम देने का, पहला कौन सा है, पहला दूसरा कौन सा है ना आसान। यहाँ पे देखो पहला कौन से है, ये देखो अंत में उसे एक उपाय सूझ गया, पहला ये है ना। उसके बाद दूसरा जो है, तीसरी बहन सोचती रहे कि इसका क्या, ढूंढने से मिल जाएंगे दूसरा। फिर चौथी और छोटी बहन तनक बच्ची थी, ये भी हुआ। और लास्ट में उसने दानों को भुनवा कर खा डाला। हुआ ना, कि वही के वही सब है, कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं है। और वो सिर्फ देखो पहले क्या करने का, ऐसे क्वेश्चन जब आएंगे ना, तब ये सब पढ़ने का आपको मिलने के बाद 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन के सामने लिख के रहने का। फिर जो 1 है वो पहले लिखो, जो दूसरा है सेकंड, वो तीसरा है तीसरा, और चौथा है चौथा। ये मैं पहली बार आपको समझा रही हूँ, इसके लिए आपको बार बार ये मैं समझाऊंगी नहीं डीप से। तो अभी एक क्वेश्चन का घटनाक्रम जब आएगा तो आपको इसी तरह से आपको वो लिखने के, ठीक है। उसके बाद देखो निम्नलिखित शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखें। पर्यायवाची मतलब क्या, समानार्थी शब्द। चांदी रजत, हाँ। राजा नृप, खेल क्रीड़ा, फैसला निर्णय। निम्नलिखित शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। अभी लिंग कितने प्रकार के, 2 प्रकार के, पुल्लिंगी और स्त्रीलिंगी। तो यहाँ पे कुछ शब्द होते हैं ना, उसके भी लिंग होते, डिब्बा डिब्बी, या फिर बच्ची बच्चा, लड़का लड़की, संदूकची संदूक, इस तरह से। हाँ, संदूकची संदूक, डिब्बी डिब्बा, बच्ची बच्चा, बुद्धिमती बुद्धिमान, बुद्धिमती लड़कों को कहते हैं, बुद्धिमान लड़कों को कहते हैं। अभी सोमत अभिव्यक्ति, सोमक अभिव्यक्ति कृति जो है अपने अपने मत से लिखने के, लेकिन आपको अभी तक उसकी आदत नहीं है तो मैं आपको लिखवा के दे दी। लेकिन इसका मतलब ये है कि आपको अभी जैसे ही सवाल आएगा, कोई भी सवाल आता है तो वो सवाल अच्छे से 2-3 बार पढ़ना है, उसका अर्थ ध्यान में लेने का है, और उसी जैसे सवाल पूछा उस पर विचार करके उसका उत्तर हमें लिखना है। इसके उत्तर जो है वो आपको पैसेज में नहीं मिलेंगे। हाँ, तो इसके लिए आपके खुद को आपको सोचकर उसके आंसर लिखने के। बुद्धिमान शासक के शासन में प्रजा सुखी रहती है विषय पर अपने विचार लिखिए। शासक मतलब राजा, शासक मतलब राजा, मतलब शासन वगैरह। यथा राजा तथा प्रजा, जैसा राजा होता है वैसी प्रजा होती है। इस कहावत के अनुसार जैसे राजा होगा प्रजा भी वैसी होगी। राजा शीलवान तो प्रजा सद्गुणी होगी, राजा मूर्ख होगा तो प्रजा स्वार्थी होगी। अगर राजा बुद्धिमान होगा तो वो हमेशा प्रजा के बारे में विचार करेगा। ऐसे राजा के काल में प्रजा निर्भय होकर अपने कर्म करेगी। अगर हमें कोई धमकाने वाला नहीं है, डराने वाला नहीं है, तो हर कोई अपना काम अच्छे से करता है। और राजा हमेशा प्रजा के सुख के लिए विविध योजना बनाकर प्रजा का हित करेगा, जैसे कि राज्य में शिक्षा की अच्छी व्यवस्था करना, रोजगार उपलब्ध करना, या फिर आरोग्य सुविधा देना। अगर ऐसा है तो अच्छा होता है। इस तरह राजा बुद्धिमान होगा तो वो प्रजा भी सुखी रखेगा। ठीक है, इस तरह से आपको ये क्वेश्चन आंसर लिखने के हैं। अभी ये हुआ हमारा परिच्छेद क्रमांक 1। तो हम अभी परिच्छेद क्रमांक 2 भी जाएंगे। तो इसके लिए हमें फिर से टेक्स्ट बुक की ज़रूरत पड़ेगी। तो पेज नंबर टेक्स्ट बुक के 3 पर है। यहाँ से शुरू होता है, देखो तीसरी, मतलब जैसे पहला खत्म है वहाँ से शुरू होता है। तो दूसरे पन्ने पे पेज नंबर 3 पे ऊपर जो है यहाँ तक वो कल ले चलूँगी, यहाँ तक दाने सड़ गए, यहाँ तक वो पैसेज है। ठीक है, तो उसके बारे में अभी हम सोचते हैं। अच्छा चलो, फिर हम पहले पैसेज पढ़ लेंगे, समझ के लेंगे, फिर उसके क्वेश्चन आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ से मैं पढ़ना शुरू करती हूँ, आपको थोड़ा थोड़ा समझाते भी हूँ। तीसरी राजकुमारी को इस बात का यकीन था कि पिताजी
ने उन्हें यूं ही है दाने नहीं दिए होंगे। जरूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। पहले तो उसने भी अपनी दूसरी बहनों की तरह ही उन्हें सहेज कर रख देने की सोची, मतलब संभाल कर रखने की, लेकिन वो ऐसा न कर सकी। 2-3 दिन तक वो सोचती रही। फिर उसने अपने कमरे की खिड़की के पीछे वाली ज़मीन में वो दाने बो दिए। मतलब पहले जब देखा तो उसने सोचा कि पिताजी ने ऐसे तो नहीं दिए होंगे, कुछ ना कुछ मकसद ज़रूर होगा। उसने पहले सोचा कि मैं उसको संभाल के रखूँगी, लेकिन उसने बाहर जो खिड़की के पीछे वाली ज़मीन थी ना, तो वहाँ पे बो दिए। समय पर अंकुर फूटे, पौधे तैयार हुए, दाने निकले। राजकुमार ने तैयार फसल में से दाने निकालकर और फिर से बो दिए। इस तरह 5 वर्षों तक उसके पास ढेर सारा गेहूं तैयार हो गया। हर बार बोती, हर बार दाने आते और बोती, तो ऐसे करते करते उनके पास बहुत सारा गेहूं हो गया। 5 साल बाद राजा ने फिर चारों बहनों को बुलाया और कहा, आज से 5 साल पहले मैंने तुम चारों को गेहूं के 100 दाने दिए थे और कहा था कि 5 साल बाद मुझे वापस करना। कहाँ है वे दाने? 5 साल बाद राजा फिर से आए और उन्होंने कहा कि मुझे वो आपने जो दाने दिए थे वो मुझे वापस चाहिए। बताओ कहाँ पे है? बड़ी राजकुमारी भंडार घर जाकर गेहूं के दाने ले आई और राजा को दे दिए। राजा ने पूछा, क्या ये वही दाने हैं जो मैंने तुम्हें दिए थे? देखो, बड़ी राजकुमारी थी ना, उसने पहले कहा था कि मैं भंडार से ला कर दूंगी, तो उसने वही से लाकर दिए। लेकिन राजा ने कड़क कर पूछा तो उस पहले तो वो बोली, देखो, हम्म, पहले तो राजकुमारी ने हाँ कह दिया, मगर राजा ने फिर कड़क कर पूछा, तब उसने सच्चाई बता दी। क्या बता दी? कि मैं भंडार से दाने ले आई। राजा ने दूसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने दाने कहाँ है? तुम्हारे दाने कहाँ है? देखो, ये राजकुमारी, ये तीसरी वाली राजकुमारी है, हाँ, और ये राजा है। दूसरी राजकुमारी ने अपने संदूक में से मखमल के खोल वाली डिब्बे उठा लाई, जिसमें गेहूं के दाने सहेज कर रखे थे। राजा ने उसे खोलकर देखा, दाने सड़ गए थे। क्या हुआ था, एक डब्बे में रखे थे ना उसने, चांदी के डब्बे में, तो वो उठा लाई और दिखाया तो वो दाने तब तक सड़ चुके थे। तीसरी राजकुमार ने पूछा, तुमने क्या तीसरी राजकुमारी से पूछा, तुमने क्या किया उन दानों का? तीसरी ने कहा, मैं इसका उत्तर आपको अभी नहीं दूंगी, क्योंकि जवाब पाने के लिए आपको यहाँ से दूर जाना पड़ेगा और मैं वहाँ आपको कल ले चलूँगी। यहाँ तक ये हमारे 2 पैसेज है। समझ में आया? तो तीसरा ने कहा कि अभी नहीं बताऊंगी, मैं आपको इसके लिए कल आपको वहाँ पे ले चलूँगी, तो मैं आपको सुनाऊंगी। इसी तरह से आपको सिर्फ यही नहीं करना है कि कभी कभी इन चीज़ों पे भी ध्यान देना है। संभाषणी, देखो वहाँ पे, उत्तर भारतीय नदियों में 12 मास पानी रहता है, इसके कारणों की जानकारी प्राप्त करके कक्षा में बताओ। ज़रा सोचो, ज़रा निकालो, गूगल से पूछो ये क्या है। इसके बाद भाषा की भिन्नता का आदर करते हुए कोई लोकगीत अपने सहपाठियों को सुनाओ। शादी विवाह के गाने होते हैं ना, वो ज़रा देखो, आपको याद आते हैं क्या? उसको कहते हैं लोकगीत। जो लोग अपने आप गाते हैं, उसको कोई लिख कर नहीं रखता है, वो कोई लेखक नहीं होता है उसका। जिसको मुँह से आया, दूसरे को अच्छा लगा, उसके भी याद हो गया, फिर तीसरे को अच्छा लगा, वो भी याद हो गया। इस तरह से लोग एक एक के दूसरे के मुँह से सुनते हैं और वो याद करते हैं। उसके बाद जो होता है लेखनी। अपनी की किसी शैक्षणिक संस्था की रजत महोत्सवी पत्रिका का वाचन करो। इसके बाद है लेखनीय। मराठी समाचार पत्र या बाल पत्रिका के किसी परिच्छेद का हिंदी में अनुवाद करो। मराठी का हमें हिंदी में अनुवाद करना है, ट्रांसलेशन करना है, ठीक है। ये ज़रूरी नहीं है ये पढ़े हुए होने चाहिए, क्या करना आगे से आते हैं तो समझ में आते हैं। तो हमने अभी परिचय क्रमांक 2 पढ़ा है ना, तो उसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। तो इसके लिए हमें फिर से खोलना पड़ेगा वर्कबुक, और वर्कबुक के साथ साथ टेक्स्ट बुक दोनों ही हमको लगेंगे। तो दोनों के ऊपर नज़र रखते हुए हम अभी सॉल्व करते हैं वर्कबुक का प्रश्न परिचित क्रमांक 2। यहाँ पे देखो, अभी जिसके पास वर्कबुक नहीं है
वह जो है इस तरह से लिखे। वो को पूरी परिचित लिखने की ज़रूरत नहीं। परिचित क्रमांक 2, ये प्रश्न लिखने का है। निम्नलिखित परिचित पढ़कर सूचनाओं के अनुसार कृति कीजिए और बॉक्स में ही परिचित क्रमांक 2, पाठ्य पुस्तक क्रमांक 3 और 4, तीसरे राजकुमारी 2 शब्द लिखो, बीच में डैश करो, कल ले चलूँगी यहाँ तक लिखो और फिर आपका ये बॉक्स कंप्लीट करके लो। मतलब यहाँ से शुरू होता है टेक्स्ट बुक में, यहाँ से ख़त्म होता है और इसके बीच का हमें परिच्छेद में लेने का है, इसका अर्थ हुआ। तो आपको जब भी लिखने की ज़रूरत होगी नोटबुक में इस तरह से लिखना ज़रूरी है। अभी पहला क्वेश्चन है, सही विकल्प चुन कर लिखिए। ये बहुत आसान होता है, ये मिल जाते हैं, ज़रूर इसके पीछे कोई मकसद होगा। तो दिखाती हूँ मैं मकसद। मिला मकसद, है ना। उसके बाद दूसरी राजकुमारी अपनी संदूक में से मखमल के खोल वाली डिब्बी उठा लाई। देखो वही यही पे, देखो यहाँ पे है ना, दूसरे पेज पे। परिणाम लिखो। परिणाम लिखो मतलब क्या हुआ, ऐसे करने के बाद क्या हुआ। दूसरी राजकुमारी संदूक से दाने रखने का परिणाम क्या, दाने सड़ गए थे। पहली राजकुमारी को कड़क कर पूछने का परिणाम क्या हुआ, उसने सच्चाई बता दी कि वे दाने भंडार घर से लाई है। ये क्वेश्चन जो होते हैं ना, ये 2-2 मार्क्स के होते हैं और 4 मार्क के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आते हैं और इसके आंसर के हमारे परिच्छेद में ही होते हैं, कहीं और नहीं होते हैं। इसके लिए वहाँ से ही ढूंढने के होते हैं। अभी जो क्वेश्चन दूसरा क्वेश्चन है, ये जो होता है हमेशा व्याकरण कृति होती है और ये जो है ये हमारे अब तक के सिखाए हुए पढ़े हुए व्याकरण पे होती है, मतलब जो पहले हम पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित शब्दों को विलोम शब्द लिखिए। विलोम शब्द मतलब विरुद्धार्थी शब्द। उत्तर सवाल या प्रश्न, यहाँ वहाँ, कल आज, सच्ची झूठी। अभी देखो, निम्नलिखित शब्दों में प्रत्यय जोड़कर नए शब्द लगाए। उस दिन मैंने आपको समझाया था। तो अभी उपस्वर्ग समझाया था, अभी प्रत्यय बाद में लगता है। देखो, तैयार अधिकई तैयारी, समय अधिकई सामयिक, हाँ, अंकुर अधिकई अंकुरित और दूर अधिकस्थ दूरस्थ। इस तरह से शब्द मतलब प्रत्यय और आगे लगने वाले शब्द मतलब प्रत्यय। उपस्वर्ग, आगे लगने वाले शब्द मतलब उपसर्ग और पीछे लगने वाले शब्द मतलब प्रत्यय। अभी सोमत अभिव्यक्ति, ये हमेशा 2 मार्क्स के लिए आएंगे और इसके उत्तर आपको परिच्छेद में नहीं मिलेंगे। ये अपने मन से लिखने होते हैं, लेकिन आपके मन से अभी सबके सब तैयार नहीं हो सकते, पॉइंट्स नहीं मिल सकते, इसके लिए मैं लिखा के दे रही। सूझबूझ से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है, विषय पर अपने विचार लिखिए। सही है ना। अभी सूझबूझ से ही बहुत सारी समस्या की, अगर हमें उदाहरण दिया जाए कि कोरोना सब विश्व के लिए ये एक नया रोग है और इसका उत्तर अभी भी हमारे पास नहीं है, फिर भी वैक्सीन हो रहा है, उसके जो इलाज चल रहे हैं, बहुत सारे लोग अच्छे हो रहे हैं। तो ये नतीजा ही है ना कि किसी भी समस्या का हल जो है सूझबूझ से निकलता है। अगर हम सूझबूझ से काम नहीं लेते तो इतनी प्रोग्रेस नहीं होती कोरोना के काल में। तो इसके लिए तो बहुत सारे लोगों को अभी वैक्सीन भी लग चुका है। तो कोई भी समस्या जब आती है तो उसका हल निकला जा सकता है। माना कि बहुत लोगों की हानि भी हुई है, फिर भी हम उस बात को मानते हैं कि सूझबूझ से किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है। और देखो, तो भी जीवन में ऐसा कोई काम नहीं जहाँ समस्या नहीं। कोई भी काम हो तो समस्या होती है, जहाँ प्रश्न है वहाँ उत्तर भी है। समस्या कितनी भी बड़ी हो, उसका उपाय सूझबूझ के द्वारा उसका समाधान निकाला जा सकता है। मनुष्य अपनी बुद्धि, स्मृति मतलब याद और कल्पना शक्ति से हर एक समस्या का उत्तर खोज लेता है। सबसे ज़रूरी है कोई समस्या का हल निकालने का तरीका। मतलब अगर समस्या का हल निकालने क्या करने का, पहले उस विषय पर गहराई से सोचो, विचार करो, फिर योजना बनाओ, प्लानिंग करो, उसके बाद कार्य करो। ऐसा करने से कार्य सफल ज़रूर होगा।
इस कहानी की तीसरी राजकुमार ने सूझबूझ से गेहूं के दानों का सही इस्तेमाल किया और 100 दाने के गेहूं की बड़ी संख्या में अनाज लिया था। इसलिए राजा ने उसे अपना असली उत्तराधिकारी घोषित किया था। तो इस प्रकार सूझबूझ के साथ आपको काम करना है। तो बच्चों, तो आज हम इतना ही सीखेंगे। आपको कैसे लगी वीडियो, आपको समझ में आया कि नहीं, आप कमेंट करके ज़रूर मुझे पूछिएगा। और अगर ज़रा सा भी अच्छा लगता है वीडियो, आपको समझ में आता है थोड़ा, तो लाइक ज़रूर कीजिए। सबसे पहले लाइक करना ज़रूरी है। ठीक है बच्चों, तो हम यहाँ पे हम ये समाप्त करते हैं। कल फिर मिलेंगे नए वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय।